हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर आपका एक बार फिर से एक और फ्रेश वीडियो के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इम्पोर्टेंट क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि इस टॉपिक में से 100% बोर्ड एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। तो मैं इसी होप के साथ आस करता हूं कि आप वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि मैं हर चीज आपको बढ़िया तरीके से समझा सकूं और उसका फायदा आप बोर्ड एग्जाम में उठा सको। तो आपको इसी आधार पर इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि देखने में आता है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखकर नहीं जाते हैं, तो आपको चीजें कैसे समझ में आएंगी। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको हर चीज क्या है ढंग से समझ में आए। तो आपको पता है टाइम तो वेस्ट करता नहीं हूं मैं, चैप्टर का भी आपको पता है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है एक इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का टॉपिक है। इस टॉपिक में से लगभग हर बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, आज का अपना टॉपिक है द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट। ठीक है, तो देखिए, महात्मा गांधी फाउंड इन सोल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब इस लाइन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इस लाइन से सीधा से, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि गांधी जी अब ऐसे एक ऐसा सिंबल ढूंढ रहे थे जिसके द्वारा लोगों को बड़े आंदोलन के लिए क्या किया सके, यूनाइटेड किया जा सके। तो उन्होंने सोल्ट ही क्यों चुना? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने सोल्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या लगा रखा था, टैक्स लगा रखा था। और आपको पता है सोल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको हर वर्ग का व्यक्ति क्या करता है, भोजन में काम में लेता है। ठीक है, तो गांधी जी को लगा कि ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है किसको, लोगों को यूनाइटेड करने का, ताकि अपन उस आंदोलन को जैसा अपन सोच रहे हैं उस तरह से उस आंदोलन को अपन क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। इसीलिए उनको सोल्ट जो था वो क्या लगा, पावरफुल सिंबल लगा। किसके लिए? नेशन को यूनाइट करने के लिए। क्या होता है, ऑन 31 जनवरी 1930 यानी 31 जनवरी 1930 को गांधी जी जो है वो एक लेटर लिखते हैं। किसको? उस समय जो अपने वॉइस रॉय होते हैं, कौन है? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को गांधी जी के द्वारा एक पत्र भेजा जाता है। कब? 31 जनवरी 1930 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और उसके अंदर वो कितनी डिमांड्स बताते हैं? हमारी 11 डिमांड्स है कि भाई हमारी ये 11 डिमांड्स हैं, आप इनको क्या करो, पूरा करो। डिमांड्स किससे रिलेटेड थी? जैसे जनरल इंटरेस्ट हो गया, स्पेसिफिक डिमांड ऑफ अदर क्लासेस, इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पीजेंट्स हैं, इन सभी वर्गों की डिमांड्स को क्या किया गया, शामिल किया गया। कारण क्या था? जैसे मैंने बताया कि गांधी जी एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहते थे और उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों की सपोर्ट की क्या थी, जरूरत थी। इसीलिए उनको लगा कि भाई अगर हम हर वर्ग के लोगों की डिमांड इसके अंदर शामिल करेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वैसे भी गांधी जी को हर वर्ग के व्यक्ति बहुत चाहते थे और उनको बहुत ज्यादा क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। गांधी जी ने सोचा कि भाई ये अपने को इनके लिए क्या कहे, करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने हर वर्ग की डिमांड्स को इसमें क्या किया, शामिल किया। लेकिन जो सबसे बड़ी डिमांड थी इसके अंतर्गत वो यही थी कि भाई सोल्ट के ऊपर आपने जो टैक्स लगा रखा है उसको आप क्या करो, अबोलिश करो। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, इनमें से जो सबसे ऊपर डिमांड थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड थी, वो ये थी कि जो सोल्ट टैक्स है उसको आप क्या करो, अबोलिश करो। और देखो ऊपर बताया था वो चीज मैंने मेंशन भी कर रखी है, द टैक्स ऑन सोल्ट and the government monopoly over its production, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसे मैंने कहा कि भाई नमक एक ऐसी चीज होती है जिसको हर वर्ग का व्यक्ति काम में लेता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, किसी वर्ग का हो। तो गांधी जी ने कहा था कि भाई आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, मोनोपोली ले ली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, हम ही करेंगे, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, करेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने सबसे मतलब ब्रिटिश जो शासन था उसका सबसे मतलब कि बेकार कानून बताया था इसको कि आपने गलत किया, नमक के ऊपर कौन टैक्स लगाता है, आपने ऐसा कैसे किया। तो इसीलिए गांधी जी ने इसको क्या करा था, ब्रिटिश रूल का सबसे ऑपरेसिव फेस क्या किया था, डिक्लेयर किया था। किस चीज को? टैक्स लेना सोल्ट के ऊपर, और मोनोपोली किसके ऊपर, इसके प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो लेटर लिखा था, किसको लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, लॉर्ड इरविन को। वो एक तरीके से अल्टीमेटम ही था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी गई एक चेतावनी थी। किस लिए? क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था कि हम 11 मार्च तक का तुम्हें समय देते हैं, यानी 11 मार्च 1930
लिखा इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च 1930, यानी अगर आपने हमारी मांगे 11 मार्च 1930 तक नहीं पूरी करी। उस लेटर में एक चीज साफ साफ लिखी थी, किसने लिखी थी? गांधी जी ने। कितने कब का समय दिया था? 11 मार्च का समय दिया था। तो क्या कहा गांधी जी ने कि कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, तो हम आपके खिलाफ सविनय अवज्ञा अभियान शुरू कर देंगे। किसने कहा? गांधी जी ने। किसके माध्यम से? उस लेटर के माध्यम से। किसको? लॉर्ड इरविन को, ठीक है ना। लेकिन इरविन जो थे वो भी शायद समझौता करने के मूड में नहीं थे, यानी वो इनसे समझौता नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से फिर 12 मार्च 1930 को यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या करते हैं? शॉर्ट मार्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहां से स्टार्ट करते हैं? आपको पता ही है, उनका जो साबरमती के अंदर जो आश्रम था वहां से, और कहां तक ये मतलब कि ये शॉर्ट मार्च मतलब कहां तक का कंप्लीट किया गया था? जो कोस्टल टाउन था गुजरात के अंदर, कौन सा? दांडी। यानी साबरमती आश्रम से लेके जो गुजरात के अंदर कोस्टल टाउन था, कौन सा? दांडी। आपको पता है मैप के अंदर भी आते हैं, तो उस तरह से भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो यानी साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई और कहां जाके खत्म हुई? जो कोस्टल टाउन था दांडी, वहां जाकर ये यात्रा क्या होती है? खत्म होती है। तो वही चीज यहां पर बताया है कि जब ये यात्रा शुरू हुई तो गांधी जी के साथ उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, यानी 78 वो लोग थे जो गांधी जी के बहुत ज्यादा क्या थे? विश्वास पात्र थे। ठीक है, ये जो यात्रा थी, जैसे लिखा 240 माइल्स, 240 मील की यात्रा थी। कहां से थी? जो मैंने अभी बताया, गांधी जी का जो आश्रम था कहां पर? साबरमती में, वहां से। और कहां तक थी? जो कोस्टल टाउन था गुजरात के अंदर ही, कौन सा? दांडी, वहां तक थी। ठीक है, कितने माइल्स थी? 240 माइल्स। कहां से? साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन दांडी तक। ठीक है, द वॉलेंटियर्स वर्क फॉर 24 डेज। ध्यान रखना, यानी गांधी जी के साथ जो उनके विश्वास पात्र जो सहयोगी थे, उन्होंने 24 दिन तक ये यात्रा करी, यानी 24 दिन तक वो चले। ठीक है, और प्रत्येक दिन जो लगभग कितने माइल्स की यात्रा करते थे? 10 माइल्स की यात्रा करते थे। हर दिन 10 मील की यात्रा होती थी। और कितने दिनों में यात्रा पूरी हुई? 24 डेज के अंदर ये यात्रा क्या हुई? पूरी हुई। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आपको जो मेन चीजें आपको ध्यान देनी है, गांधी जी ने किसको पत्र लिखा, कब लिखा, ठीक है, कब तक का अल्टीमेटम दिया गया, कितनी डिमांडें थी, कौन कौन से वर्क की डिमांड थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सी थी, फिर ये यात्रा कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, शुरू में कितने लोग उनके साथ थे, ठीक है, कितने माइल्स की यात्रा थी, पर डे कितने माइल्स कवर किए जाते थे, और कितने दिनों में यात्रा कंप्लीट हुई। एक बार फिर से मैंने आपको क्या कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रिवाइज कर दिए, तो इनके ऊपर आप ध्यान रखना। अब क्या होता है, थाउजेंड्स of people came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peaceful defy the British। जैसे मैंने कहा कि पर डे जो है ना 10 माइल्स की यात्रा कंप्लीट की जाती थी गांधी जी और उनके सहयोगियों के द्वारा। तो जब भी गांधी जी कहीं पर रुकते थे तो हजारों की संख्या में लोग क्या हो जाते थे? उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि गांधी जी, जैसे मैंने कहा, हर वर्ग को, हर वर्ग का जो व्यक्ति था वो उनको क्या करता था? एडमायर करता था। तो यहाँ जैसे रुके पता चलता था कि हाँ गांधी जी यहाँ रुके हुए हैं, तो चाहे औरतें हो चाहे पुरुष हो, वो तुरंत वहां आकर क्या हो जाते थे? इकट्ठा हो जाते थे गांधी जी की बातें सुनने के लिए। समझ में आ गया? तो गांधी जी यहाँ पर लोगों को स्वराज का वास्तव में क्या मतलब है वो बताते थे, और साथ ही साथ कहते थे कि हमें अंग्रेजों का विरोध करना है, लेकिन हमें वॉयलेंस नहीं करना है, यानी हिंसा नहीं करनी है, हमें पीसफुली यानी शांतिपूर्ण तरीके से उनका क्या करना है? विरोध करना है। कौन कहते थे? गांधी जी कहते थे। किनको? जो लोग उनको सुनने के लिए आया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से यात्रा चलती रही, और ऑन 6 अप्रैल 1930 यानी 6 अप्रैल 1930 को ये लोग जो दांडी के तट के ऊपर पहुंचते हैं, और सेरेमनी जो है यानी सामूहिक रूप से क्या किया जाता है? वॉयलेटेड द लॉ। क्या करते हैं? लॉ को वॉयलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं। किसका? कानून का। कानून का क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। ठीक है, और इस तरह से उल्लंघन कैसे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, यानी जो
पानी होता है उसको उबालते हैं और उबाल कर क्या करते हैं, वो सोल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस तरह से नमक कानून तोड़ा जाता है, किसके द्वारा, और गांधी जी के द्वारा। और इसी चीज को फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। यानी कहा जाता है कि 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने दांडी के तट के ऊपर नमक मैन्युफैक्चर करके नमक कानून तोड़ा था, तब से ही सिविल डिसोबीडियंस क्या माना जाता है, स्टार्ट माना जाता है। तो जब गांधी जी ने निर्णय लिया तो एक क्वेश्चन हो रहा था इसके अंदर, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो डिफरेंस सिंपल है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। लेकिन इस आंदोलन में क्या कहा था, उन्होंने कोऑपरेट तो करना ही नहीं है, उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा जो भी नियम और कानून बनाए गए हैं हमें उनका पालन नहीं करना, उनको क्या करना है, तोड़ना है। जिस तरह से उन्होंने ये सोल्ट लॉ जो था उसको क्या किया था, ब्रोक किया था। तो ऐसा ही होता है, जब गांधी जी ने ऐसा किया तो देखो देखी देश के अंदर में भी इस तरह की जो है ना कानून तोड़ने वाली गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। जैसे देखिए, 1000 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सोल्ट लॉ, यानी हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो क्या होते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा होकर और नमक कानून तोड़ते हैं। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, सोल्ट, और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं किनके सामने, जो गवर्नमेंट सोल्ट फैक्ट्रीज होती है ना, अंग्रेजों की जो सोल्ट फैक्ट्रीज होती हैं उनके सामने खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। इसके अलावा जो फॉरेन क्लॉथ है उनका भी क्या किया जाता है, बॉयकॉट किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है कि हम विदेशी कपड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। लिक्विड शॉप्स की पिकेटिंग की जाती है, जो शराब की दुकानें होती हैं वहां पर जाने से लोगों को क्या किया जाता है, रोका जाता है कि भाई आप ब्रिटिश जो है उनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते इस तरीके से। तो लिक्विड शॉप्स की पिकेटिंग की जाती है। पिजेंट जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो भी साफ साफ क्या कहते हैं कि भाई ना तो हम आपको रेवेन्यू देंगे, ना ही हम आपको क्या करेंगे, चौकीदारी टैक्स देंगे। तो वो भी लगान और चौकीदारी टैक्स देने से साफ साफ क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। कौन, पिजेंट्स। ये एक्टिविटी किसके बाद हो रही है, गांधी जी ने जब वो सोल्ट मैन्युफैक्चर करके जो है कानून तोड़ा उसके बाद ये एक्टिविटीज हो रही हैं, जब गांधी जी ने कहा कि भाई आपको क्या करना है, जो भी उनके द्वारा नियम और कानून बनाए गए उनको फॉलो नहीं करना, आप उनको क्या करो, ब्रेक करो। उसके बाद हो रहा है। इसके अलावा विलेज के अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी रिजाइन दे देते हैं, यानी जो अधिकारी होते हैं जो अंग्रेजों के पास काम कर रहे होते हैं भारतीय, वो इस्तीफा दे देते हैं। और इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल, यानी कई स्थानों पर जो वनों के अंदर जो लोग रहते थे, आपको पता हो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने जो वन थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था। अपन ने पढ़ा भी था पिछले वाले टॉपिक के अंदर कि ना तो आप वनों में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करके ला सकते हो, ना आप पशुओं को चरा सकते हो। तो वही हुआ, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को क्या किया, वॉयलेट किया, उसका उल्लंघन किया, यानी उसको तोड़ा। ठीक है ना, क्या कराना शुरू कर दिया उन्होंने, जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उनमें जाना शुरू कर दिया कि उन्होंने, अपन ने पढ़ा था ना ट्राइबल जो थे उनके साथ ऐसा हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने वहां जाकर लकड़ियां भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ग्रेज कैटल और अपने पशुओं को भी वहां जाकर क्या करने लग गए, चराने लग गए। तो इस तरह की क्या होने लग गई, एक्टिविटीज हो गई। तो जब इस तरह से कानून टूटने लग गए तो अंग्रेज थोड़े चिंतित होने लग गए, यानी उनके माथे पर सिकन आने लग गई, उनको मतलब डर लगने लग गया, थोड़ा भय उत्पन्न होने लग गया कि इसी तरह से अगर ये आंदोलन चलता रहा तो फिर अपना शासन ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रहेगा। तो वो क्या करते हैं, इससे बहुत चिंतित हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो एक एक करके जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक है, इन एक्टिविटीज के बाद लिखा हो ना, worried by the development the colonial government began arresting the congress leaders one by one, यानी कांग्रेस के लीडर्स को वो एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेज इन मैनी प्लेसेज, जिस वजह से बहुत सारे हिंसक घटनाक्रम होते हैं किनके साथ, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में। खासकर कब, जब अब्दुल गफ्फार खान जो थे, जो गांधी जी के मतलब बहुत ही अच्छे क्या थे, सहयोगी थे, है ना, आपकी किताब में डिसिप्लिन लिखा हुआ है ना, तो गांधी जी के बहुत अच्छे सहयोगी थे अब्दुल गफ्फार खान। उनको क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। कब, अप्रैल 1930 को। कहां से, पेशावर से। पेशावर उस समय आपको पता है अपने देश का विभाजन नहीं हुआ था, तो भारत में हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद अभी स्थान कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। तो जब पेशावर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों को बड़ा आक्रोश आया, क्योंकि बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड फिगर थे, यानी मान लो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फिगर थे उस समय।
तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो लोग सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आने का मतलब क्या कि विरोध प्रदर्शन होने लग गए कि भाई आप इनको क्या करो, रिलीज करो। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज का पता चला तो आम कारें मंगाई गई, नहीं हथियारबंद गाड़ियां मंगाई गई, इनके ऊपर फायरिंग की गई ताकि इनको रोका जा सके। लेकिन लोग इतने जोश में थे कि आगे हटे नहीं, जिसमें से बहुत सारे लोग क्या हुए थे, मारे भी गए थे। उसके 1 महीने बाद, ए मंथ लेटर, महात्मा गांधी को भी क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया जाता है तो जो सोलापुर के जो मिल वर्कर्स होते हैं उनको ये बात जचती नहीं है और वो इस चीज का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और फिर उसी हिसाब से एक्टिविटीज होती हैं। क्या एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक वगैरह हैं, उनके ऊपर क्या किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, नहीं हमले करने शुरू कर दिए जाते हैं। इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद। तो जब इस तरह से और भी जैसे देखने में आ रहा है कि भाई बच्चों को पीटा जाता है, औरतों को भी पीटा जाता है, बुजुर्गों को भी पीटा जा रहा है, मतलब उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ऑपरेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि भाई जब ये अपनी बात मान ही नहीं रहे हैं तो इनको जितना मतलब इनको टॉर्चर किया जाए, टॉर्चर किया जाए। तो ना तो उन्होंने बच्चों को बख्शा, ना महिलाओं को बख्शा, ना ही उन्होंने बुजुर्गों को बख्शा। और कहने में यह भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा आंदोलन था अपने देश में जब पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया था, अरेस्ट किया था। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, 1 लाख लोगों को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज, आपको समझ में आ गया। तो अब आप क्या देख रहे हो कि वॉयलेंट जो है ना एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आपको पता है गांधी जी इसके खिलाफ थे तो उनको लगा कि अपने को अंग्रेजों के साथ क्या कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। तो फिर क्या होता है, महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कब लिया जाता है इस आंदोलन को वापस, जैसे अपने को लिखा हुआ है साफ साफ, 5 मार्च 1931 को, यानी 5 मार्च 1931 को ये आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच एक क्या होता है, समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, तो इस समझौते के आधार पर क्या क्या करार हुए थे। अब मेन बात ये आ जाती है, भाई समझौता है तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना दोनों के बीच में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो हुआ होगा। तो हुआ क्या एग्रीमेंट हुआ, जैसे आपको याद हो अपन ने पढ़ा था पिछली बार, जो मेन टॉपिक था साइमन कमीशन के आधार पर अक्टूबर 1929 के अंदर इसको लॉर्ड इरविन जो है प्रस्ताव रखते हैं कांग्रेस लीडर के सामने, और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए उसके लिए वो कहते हैं कि अपन लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, और कांग्रेस लीडर उसको क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो अब की बार दोबारा वही प्रस्ताव रखा जाता है कि अपन क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, गोलमेज सम्मेलन करेंगे। कहां पर, लंदन के अंदर ही, और गांधी जी को उसमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। वैसे तो और भी थे कई लीडर, जैसे अपन ने पढ़ा था भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इस तरह के जो और भी नेता उसके साथ शामिल हुए थे। लेकिन गांधी जी ने कहा ठीक है मैं उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आप जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी जिनको भी आपने बंदी बना के रखा हुआ है, उन सबको आप क्या कर दें, रिलीज कर दें, रिहा कर दें। तो ये एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 के अंदर हुआ था। ठीक है, फिर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है दिसंबर 1931 के अंदर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है, दिसंबर 1931 के अंदर। कहां पर होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, लंदन के अंदर। तो गांधी जी जो ये कॉन्फ्रेंस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, लंदन पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, यानी हमने कोई नेगोशिएशन आपके साथ समझौता नहीं किया। जब ये घटनाक्रम होता है तो गांधी जी बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं कि हमने इनकी बात क्यों मानी, और डिसअपॉइंट होके वापस भारत आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, महात्मा गांधी। अब जब यहाँ पर वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने दोबारा वही रिप्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी है, यानी बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है जो इंडियंस के खिलाफ है। जैसे अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल रखा है, अपन ने पढ़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल रखा है।
कांग्रेस जो उसको इलीगल पार्टी डिक्लेयर किया, यानी गैर कानूनी राजनीतिक दल उन्होंने क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन हो, चाहे फिर रैली हो, चाहे किसी प्रकार की मीटिंग, उनके ऊपर पूरी तरह से उन्होंने क्या लगा रखी है, पाबंदी लगा रखी है। तो हालात बहुत ही क्या थे, खराब थे। तो ऐसी स्थिति में गांधी चाहते तो नहीं थे कि अपन ये आंदोलन दोबारा से शुरू करें, कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा क्या पता कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। तो फिर 1932 के अंदर, यानी 1932 के अंदर, ध्यान रखना 1932 के अंदर गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अब उनको मतलब पहले की तरह नहीं लग रहा था कि हाँ भाई, मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं थे कि अपन ये आंदोलन चलाएंगे और बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नहीं, रेलुकेंट थे, थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन फिर भी स्टार्ट किया। कब, 1932 में। तो मैंने कहा ना, पहले जितना सपोर्ट नहीं मिला, फिर धीरे धीरे मूवमेंट क्या होता चला गया, डिक्लाइन होता चला गया, और 1934 के अंदर ये पूरी तरह से आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको ध्यान रखना है, पहले शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हमने पढ़ा, फिर अपन ने 5 मार्च 1931 को यह आंदोलन वापस ले लिया गया इरविन के साथ समझौता करके। फिर दोबारा कब शुरू हुआ, 1932 के अंदर, और पूरी तरह से खत्म कब हुआ, 1934 के अंदर। तो ये अपन ने पढ़ा किसके अंदर है, साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5 मार्क्स के अंतर्गत भी आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफी बनते हैं। जो मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने सोल्ट को एज ए पावरफुल सिंबल क्यों चुना, गांधी जी ने पत्र किसको लिखा, कब लिखा, कितनी डिमांड्स थी, अल्टीमेटम कौन सी डेट का दिया गया था, फिर साल्ट मार्च कब शुरू हुआ, कितने वॉलेंटियर्स थे गांधी जी के साथ, कितने माइल्स का डिस्टेंस था, कहां से कहां तक था, कितने डेज में कंप्लीट हुआ, पर डे कितने माइल्स कवर होते थे, ये सारी चीजें अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ी। फिर अपन ने देखा कि भाई ऐसे जैसे जैसे चल रहा है, लोग जैसे गांधी जी इकट्ठा हो रहे हैं तो कितनी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं। फिर जब गांधी जी नमक कानून तोड़ देते हैं तो भारत के अलग अलग हिस्सों में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। फिर शुरू में किसको गिरफ्तार किया जाता है अप्रैल के अंदर, कहां से गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद किसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके समर्थन में कौन क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। फिर गांधी जी और इरविन के बीच जब वायलेंट क्लैशेस बढ़ने लग जाते हैं तो गांधी जी इरविन के साथ समझौता कब करते हैं, आंदोलन वापस लेके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर, या फिर मान लो जो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें दोनों के बीच क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि भाई जब वहां पर गांधी जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो वहां क्या हुआ, वापस आने के बाद उन्होंने क्या देखा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने दोबारा से कब स्टार्ट किया, और ये मूवमेंट खत्म कब हुआ पूरी तरह से। तो एक बार फिर से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या कर दिए हैं, रिपीट कर दिए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक में आपको इंपॉर्टेंट छोटे और बड़े हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको अच्छी तरह से बताए। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस जो मैं भी वीडियो बना रहा हूं, मैंने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, जैसे जैसे रिसोर्सेज आएंगे मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट के थ्रू आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं भी आपसे ये आस करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको उसका क्या मिल सके, फायदा मिल सके। और आपकी मेरी मेहनत को, अगर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत सही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि मैं बच्चों को और बढ़िया से बढ़िया चीजें बताऊं, ताकि बोर्ड एग्जाम जब अपना पेपर आए उससे पहले अपन सारी चीजें कवर कर ले। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको पता है सब्सक्राइब करना तो आपका 100% राइट बनता है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके पास डालूं तो उस वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का बढ़िया तरीके से फायदा उठा सको। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स क्या करें, गेन करें। मैं ये मतलब मन से मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं आपके लिए इतने बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और आप पूरे वीडियो को देखकर इसका फायदा उठाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।